नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की होगी। देश ने आज अपना एक अनमोल रतन खो दिया। भारतीय राजनीति का एक ध्रुव तारा हमेशा के लिए सो गया। देश की इकोनॉमी के एक बड़े रिफॉर्मर ने अलविदा कह दिया। आज देश शोक में डूबा हुआ है। हर किसी की आंखें नम है। हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक ऐसी शख्सियत जिसका हर कोई मुरीद रहा, जिसने नए हिंदुस्तान की नींव रखी, जिसने दुनिया को दिखाया कि शांति चित रहकर भी बड़े काम किए जा सकते हैं। मनमोहन सिंह की गिनती पॉलिटिकल पिच पर कैप्टन कूल की तरह होती थी, जो कहने से ज्यादा करने में यकीन करते थे। यही वजह है कि आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। कल उनका अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक और उपराष्ट्रपति से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक हर कोई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी तरीके से याद कर रहा है। उनके उपलब्धियों और उनके योगदान का जिक्र कर रहा है। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वो अपने पीछे यादों का वो खजाना छोड़ गए हैं जिसे याद कर हर किसी की आंखें भर जा रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके सरकारी आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्हें याद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए बताया कि कैसे मनमोहन सिंह सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वे इससे पहले 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बने थे। तब देश में गहरे आर्थिक संकट था। देश का खजाना लगभग खाली हो गया था। कहा जाता है कि खजाने में सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि 15 दिनों का ही खर्च चल सकता था। उस वक्त वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे मनमोहन सिंह ने बड़ा फैसला किया। देश को मुश्किल में फंसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास देश का सोना गिरवी रखा और $400 मिलियन जुटाए। इससे देश में उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन का रास्ता साफ किया। उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय
अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे, दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। तो प्रधानमंत्री ने किस तरीके से उन्हें याद किया आपने सुना। हमारे साथ इस वक्त मनमोहन सरकार के पहले टेन्योर में मंत्री रही मीरा कुमार और इसके अलावा मनमोहन सरकार के दूसरे टेन्योर में लोकसभा स्पीकर रही मीरा कुमार हमारे साथ जुड़ी है। मीरा कुमार जी, सबसे पहले तो कैसे आप याद करें मनमोहन सिंह को, क्योंकि आपने उनके टेन्योर में मंत्री के तौर पर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री आपने संभाली और दूसरे टेन्योर में आप लोकसभा स्पीकर के तौर पर भी रही। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं उन्हें बहुत वर्षों से जानती थी। मैं मंत्री बनी उससे भी बहुत पहले से हम पड़ोसी थे और मैं अक्सर उनके यहाँ जाती थी। और आज मुझे ये सबके सामने कहते हुए बहुत हृदय से मैं द्रवित भी हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि उनके संपर्क में आने से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं हमेशा ऐसे व्यक्ति को अपनी श्रद्धा, अपने विनम्र श्रद्धा देती हूँ, आदर देती हूँ, जिनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता, लेश मात्र भी भेदभाव नहीं होता, जाति को लेकर, रंग को लेकर, लिंग को लेकर, भाषा को लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर, किसी भी रूप में उनमें कोई भेदभाव की भावना नहीं थी। इसीलिए मैंने महसूस किया कि इनसे मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीखा भी। बाद में जब मैं उनके मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता की कैबिनेट मंत्री बनी तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मैंने गांठ बांध ली। उन्होंने कहा, आपका मंत्रालय सामाजिक न्याय हमारी सरकार का चेहरा है, हमारी सरकार की पहचान है। लोग हमको इस बात से जाने कि हम दबे कुचलों, हाशिए पर रहने वालों, दलितों, पिछड़ों, वृद्धजन, विकलांगजन, गरीब अनाथ बच्चों के लिए समर्पित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम उनके लिए करते हैं। उनकी ये संवेदनशीलता मैं बहुत कम देखती हूँ, काश ये सब में होती। और जब मैं स्पीकर बनी तो मुझे एक और तजुर्बा हुआ। शुरू से ये परंपरा रही है कि कोई भी ज़रूरी सलाह मशविरा करने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा स्पीकर के चेंबर में आते हैं। स्पीकर कभी प्रधानमंत्री के कार्यालय में नहीं जाते। एक दफ़ा जब मैं स्पीकर थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मेरे चेंबर में आए कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। उस समय बहुत मुझे संकोच महसूस हुआ। दोबारा फिर उन्होंने फ़ोन किया कि वो आना चाहते। मैं कहा नहीं, आप नहीं आएंगे, हम आएंगे आपके यहाँ। तो वो बोले, नहीं, आप स्पीकर हैं, आप हमारे यहाँ नहीं आएंगी, मैं आऊँगा। मैंने फिर आग्रह किया कि नहीं, मुझे आने दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, ये एक बहुत स्वस्थ परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, इसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, इसका निर्वहन करना चाहिए। तो वो मेरे यहाँ आए। उनकी विनम्रता,
उनकी सौम्यता, जी, उनका संयम, उनकी विद्वता, उनकी संवेदनशीलता, ये बेजोड़ है, अनुकरणीय है। वो एक विश्व स्तरीय व्यक्तित्व थे। आज उनके पीछे जो शक्ति रही है, मैं उनसे उनका दुख बांटना चाहती हूँ। श्रीमती सिंह, आदरणीय श्रीमती गुरशरण कौर जी, उनके त्याग और तपस्या को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत वर्षों से मैं उनसे मिलती रही हूँ। उनका सरल हृदय, निश्चल स्वभाव, उसको मैं देखकर हमेशा सोचती रही हूँ कि ये इतने सत्ता के बीच में रहने के बावजूद कैसे इतने सरल हैं। जी, मैं पूरे परिवार को वाहेगुरु से प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को सहने की हिम्मत दें, शक्ति दें। बिल्कुल मीरा जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही मनमोहन सिंह के साथ, जो आपने वो पूरा टेन्योर शेयर किया। लेकिन वो पहला टेन्योर, अगर यूपीए 1 की मैं बात करूं तो उसमें जो मंत्रालय आपके पास था, और इसके अलावा 2008 में एक ऐसी नौबत आ गई थी जब न्यूक्लियर डील जो हुई, उसके बाद जो लेफ्ट पार्टीज थी वो भी अपना हाथ खींचने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी। लेकिन मनमोहन सिंह अडिग रहे। वो तमाम ऐसे फैसले उन्होंने लिए जो चाहे इस पार्टी के अंदर भी सही, सरकार के अंदर से भी विरोध हुआ, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह ने अपने फैसलों को लेकर हमेशा ये कहा कि ये फैसला सही है और इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, पानी के अंदर कमल के फूल का जो पत्ता होता है, वो उसके ऊपर अगर आप पानी डालिए तो वो पानी लिप्त नहीं होता, उसमें सटता नहीं है, अलग रहता है, उसकी चमक अलग रहती है, मोती के समान रहता है। तो इतनी सत्ता से, इतनी ज्यादा शक्ति से घिरे होने के बावजूद भी मनमोहन सिंह जी की ये खासियत थी कि वो उसमें आसक्त नहीं हुए, उसमें लिप्त नहीं हुए। इसलिए उनके हर फैसले जनता के हित में होते थे, इस देश के, समाज के हित में होते थे, और वो अपने फैसलों पर अडिग रहते थे। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी। उनको इसकी ज्यादा चिंता रहती थी कि देश का हित किस पे होगा। मीरा जी, एक किस्सा भी मुझे याद आता है। 23 मार्च 2011 जब आप भी लोकसभा स्पीकर थी, सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह के बीच में एक तरीके से कहें शायरी के जरिए कटाक्ष भी कसा जा रहा था। सुषमा स्वराज ने कटाक्ष कसा था और उसके बाद मनमोहन सिंह ने बहुत मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। शायरी के जरिए कहा था कि माना कि तुझे मेरी दीद नहीं, तू मेरे शौक को देख, मेरे इंतजार को देख। उस वक्त क्या बात हुई थी, और इसके अलावा कोई और ऐसा लोकसभा में किस्सा जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? हाँ, लोकसभा में तो बहुत से किस्से हैं जुड़े हुए, और आपने नाम लिया, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और कई दफ़ा क्योंकि वो नेता विपक्ष थी, प्रधानमंत्री थे हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, तो कई दफ़ा आमने सामने बहस होती थी, वो कटाक्ष करती थी। मगर मनमोहन सिंह जी की सौम्यता और उनकी सरलता ऐसी थी कि कितना भी उन पर कटाक्ष किया जाए। और वो शेर व शायरी के बहुत शौकीन थे, कई दफ़ा वो शेर भी पढ़ देते थे, और वो जितने सांसद थे वो सब बेश थपथपाने लगते थे, और वो कटाक्ष वही का वही रह जाता था। तो बहुत सी ऐसी बातें थी। संसद में ये सब चलता है, कई बातें हैं जिनको लेकर के गरम बहस हो जाती है, उसको कैसे उसकी सही परिणति तक ले जाया जाए, और कैसे उसमें से जैसे दही में से मक्खन निकाला जाता है, उस प्रकार से उन सब बहसों के बीच में से वो बात निकाली जाए जो देश के हित में हो। ये मनमोहन सिंह जी जानते थे।
और देश के हित में भी, लोगों के हित में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए। उन फैसलों के पीछे अगर कहें थॉट ऑफ माइंड क्या रहता था, क्योंकि आपने तो बहुत क्लोजली उनके साथ पहले टेन्योर में भी काम किया, आपने देखा कि खासतौर पर जो फैसले लिए, मनरेगा का फैसला हो, आधार का फैसला हो, इसके अलावा न्यूक्लियर डील, वो थॉट ऑफ माइंड क्या रहता था उनके दिमाग में? क्या ऐसी चीज रहती थी कि उनको लगता था कि ये लोगों के हित के लिए काम करना है, देश के लिए, हित के लिए काम करना है? जी, आप ठीक कह रही हैं कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और वो तो पहुँचे हुए अर्थशास्त्री थे, शिक्षा जगत में उनकी पहचान थी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में। जब हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, उस पर क्राइसिस आ गया था, तब इन्होंने ही आगे बढ़ के उसे संभाला था और अर्थव्यवस्था को सही दिशा दी थी और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे। तो शुरू से हमारे यहाँ होता आया है कि हम अगर अपने देश का आर्थिक विकास करेंगे, उसका लाभ धीरे धीरे परकोलेट हो करके धीरे धीरे वो गरीबों तक पहुंच जाएगा। और ये बहुत दिन से ये थ्योरी चली आ रही है, परकोलेशन की थ्योरी। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा ला करके इस थ्योरी में बदलाव कर दिया कि ऊपर हम अगर विकास करेंगे, आर्थिक विकास, तो उसका जो लाभ है धीरे 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 छन करके गरीबों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक वो पहुंचे, सीधे गरीबों तक लाभ पहुंचा। जी बिल्कुल, यही थॉट था मनमोहन सिंह के उन कामों के पीछे, उन योजनाओं के पीछे जो वो लेकर आए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो तमाम यादें इसीलिए वो लेकर के आए, आपने शेयर की हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो मीरा कुमार को आपने सुना। अब हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ने वाले हैं, मनमोहन सरकार पे ही रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत इस दुख की घड़ी में हमें आपके साथ जुड़ना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम कहें किस तरीके से, जिस तरह मीरा कुमार को आपने सुना, वो भी अलग तरीके से उनको याद कर रही हैं। आपने भी उनके साथ क्लोजली काम किया मनमोहन जी के साथ रेल मंत्री के तौर पर। सबसे पहले वो थॉट क्या रहता था उनके कामों के पीछे, जब कोई फैसला लेना होता था, किस तरीके का विचार विमर्श चलता था उस वक्त कैबिनेट के बीच में, और क्या सबकी सलाह के साथ ये होता था, या फिर वो कहते थे कि ये फैसला लिया है और हमें इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना है? हाँ, आपने सही कहा कि बहुत दुखद घड़ी है, और जो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 5 मिनट भी जुड़ा हुआ ना, वो मतलब मनमोहन सिंह का हमेशा के लिए हो गया। उनमें एक इतनी सरलता थी कि हम क्या बताएं आपको, कि कैबिनेट की जब मीटिंग हुआ करती थी तब हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो प्रधानमंत्री है। वो यही करते थे कि हम सब इक्वल है, और बेधड़क आप अपने जो भी कार्यालय है, जो भी मंत्रालय है, उसकी बात बेधड़क कर दो। तो बहुत ज़्यादा सरल थे और विद्वान। तो मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया ने एक विद्वान स्कॉलर खोया है, और उसकी कमी दुनिया में बहुत मुश्किल से होती है पूरी, क्योंकि ऐसे इंसान होंगे तो ज़रूर, मतलब इतने ऊंचे ओहदे पर बहुत कम दिखाई देते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी है, वो भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। ये हमारी, मतलब हम समझते हैं कि हम बहुत खुशनसीब थे कि मनमोहन सिंह जी के साथ हम बहुत सालों से जानते थे, राइट फ्रॉम गवर्नर रिजर्व बैंक, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, राज्यसभा में हमारे कलीग रहे थे बहुत सालों तक। और सही माने में आपने पूछा क्या सोचते थे, उनकी सोच एक ही थी कि देश के लिए क्या अच्छा है। उनको ना तो पार्टी, ना तो रीजन, ना तो रिलीजन, ना तो कास्ट, ना तो क्रीड, सबके लिए, गरीबों के लिए क्या अच्छा है, देश के लिए क्या अच्छा है, और इसी तरीके से वो पेश आते थे, और बस यही था। दिनेश जी, कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कई फैसले लिए, चाहे वो पार्टी के अंदर भी विरोध हुआ, चाहे वो विपक्ष ने भी विरोध किया, इसके साथ साथ जो गठबंधन बना था यूपीए में, उसमें कई पार्टियां थी, उसमें भी विरोध हुआ। फिर चाहे वो न्यूक्लियर डील की बात करें या फिर तमाम ऐसे फैसले लिए थे, लेकिन
क्या था मनमोहन सिंह, वो क्यों अडिग रहे अपने फैसलों पर? क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि सरकार ज्यादा देर चलेगी नहीं, चाहे वो पहला टेन्योर हो या दूसरे टेन्योर के भी आखिरी 2 साल काफी मुश्किल रहे थे। बिल्कुल, दिनेश त्रिवेदी से दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन हर कोई अपने तरीके से याद कर रहा है। मनमोहन सरकार में वो रेल मंत्री रहे, इसके अलावा मीरा कुमार से हमने बात की, उन्होंने वो तमाम किस्से शेयर किए और यही वजह है कि मनमोहन सिंह की शख्सियत इस तरीके की थी, इतने सरल और सहज स्वभाव के थे, इतने सौम्य व्यक्ति थे और यही वजह है कि आज हर कोई उनको अपने तरीके से याद कर रहा है। दरअसल मनमोहन सिंह ने जो तमाम कड़े फैसले लिए, फिर चाहे वो मनरेगा का फैसला हो, फिर चाहे वो आधार का फैसला हो, वो न्यूक्लियर डील जो यूएस के साथ की थी उसको लेकर लेफ्ट पार्टियों ने अपना अपना समर्थन छीन लिया था, लेकिन उसके बावजूद मनमोहन सिंह अडिग रहे थे। उनका कहना था कि इस फैसले को के साथ वो आगे बढ़ेंगे। दिनेश जी, वही हम फैसलों की बात कर रहे थे, जो फैसले वो लेते तो थे लेकिन सरकार के अंदर भी विरोध होता था। एक ऑर्डिनेंस भी जो आया था उसको भी राहुल गांधी ने कहा था कि इसको फाड़कर फेंक देना चाहिए। ये तमाम ऐसे विरोध थे जो उनके सामने आकर खड़े हुए थे, लेकिन वो अडिग रहे। उनका कहना था कि ये फैसले सही है, इसके साथ प्रोसीड किया जाएगा। और वो फैसले भी मतलब थोपते नहीं थे, वो फैसले सबको समझाते थे और जब सबकी समझ में आता था तभी वो फैसले लिए जाते थे। मतलब वो पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से फैसले लिए जाते थे। वैसे तो वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट में थे, तो कोई भी समय कोई भी जो भी एलाइड पार्टी है वो अपना समर्थन खींच सकती थी वापस, मगर वो अच्छी तरह समझाते थे कि भाई देश के लिए भला है। तो उनमें बड़ा पेशेंस था और कन्विक्शन था। ईगो मतलब एक छटांग मात्र ईगो नहीं था। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई किसी के पास जाकर बैठकर समझाए कि भाई ये है। और उनकी जोड़ी प्रणब मुखर्जी के साथ बड़ी अच्छी थी, क्योंकि प्रणब मुखर्जी का अपना अलग तरीका था और प्रणब मुखर्जी भी सबके साथ जाते थे। तो ये बहुत अच्छी उनकी जोड़ी रही थी। हालांकि जो गवर्नर थे, जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर भी प्रणब मुखर्जी भी कभी ये नहीं समझे कि भाई एक बार तो हम इनके बॉस रह चुके, अब इसके सबॉर्डिनेट हम कैसे रहे। तो ये होता है देश के लिए, जब आप काम करते हैं ना, तब ये ऊंच नीच ये सब कोई मायने नहीं रखता है। तो इसी प्रकार से फैसले लिए जाते थे। दिनेश जी, कोई राज्यसभा में, क्योंकि आप उनके कलीग रहे, उससे कोई जुड़ा हुआ किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? जैसे लोकसभा में सुषमा स्वराज से उनकी तीखी नोकझोंक हुई थी, कैसा राज्यसभा में भी कभी कुछ हुआ? क्योंकि वो ज्यादा अंदर तो नहीं बोलते थे और यही कहा जाता था कि आप कम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा काम मेरा जवाब देता है। बस वही था, काम जवाब देता है। हम बहुत सारे इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं। एक तो तीस्ता को लेकर, फिर मेरी रेजिग्नेशन लेकर हम जब उनके पास गए थे, मतलब बहुत सारे अनुभव है। हम आपको एक दूसरा अनुभव बताते। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, उस समय हम फाइनेंस कमेटी जो होती है पार्लियामेंट्री कमेटी की, स्टैंडिंग कमेटी, हम उनके सदस्य थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी सदस्य थे। वो चेयरमैन नहीं थे, ये हम बता रहे जब वो प्रधानमंत्री का मतलब कार्यकाल उनका खत्म हो चुका था। एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर ही वॉज द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमेटी। अब हमेशा 10 मिनट जल्दी आते थे मीटिंग के, और हर सप्ताह मीटिंग होती थी। तो चेयरमैन बैठते थे, उसके पास डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठते थे, उसके पास हम बैठते थे। तो आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हम सुनाते थे जो हुआ था। तो डीमोनेटाइजेशन के समय उर्जित पटेल जो गवर्नर हुआ करते थे रिजर्व बैंक के, तो हम उनके पास मनमोहन सिंह जी के पास बैठे थे। तो हमने एक बहुत पेचीदा सवाल पूछा उर्जित पटेल को, क्योंकि हम टीएमसी में थे और हालांकि मेरा दायित्व बनता था प्रश्न पूछने का। तो मेरे प्रश्न के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उर्जित को कहा कि उर्जित, यू डोंट हैव टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। और मनमोहन सिंह को हम सब उनकी मतलब रिस्पेक्ट करते थे, उसलिए हमने उस समय कुछ कहा नहीं। फिर मैंने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा दिनेश, ये सवाल यदि उर्जित पटेल जवाब देते तो उचित नहीं होता और वो झूठ नहीं बोलते। तो ये कुछ चीज़ें देश के लिए आपको सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए और नहीं पूछना चाहिए। आपको पता नहीं था, मुझे पता था उसका जवाब क्या हो सकता है। तो मतलब वो उस समय कांग्रेस के सदस्य होकर
वो तो सरकार को आड़े हाथ ले सकते थे, मगर उन्होंने वो भी नहीं किया और उर्जित पटेल का जो ओहदा था उसको बचाया उन्होंने, क्योंकि वो भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। मतलब इतनी बारीकियों में जाते थे और पूरे अटेंटिव के साथ वो मीटिंग अटेंड करते थे, कोई ईगो का सवाल नहीं था और 100% अटेंडेंस थी। अब बताइए कौन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऐसे करेंगे? विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। दिनेश जी, यूपीए 1 में तो कहा जाता है कि तब तो प्रधानमंत्री के तौर पर जो चॉइस थी कांग्रेस पार्टी की वो मनमोहन सिंह रहे। बार बार उनको लेकर ये भी कहा जाता है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वो बने, लेकिन पहले टेन्योर में ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने अलायंस पार्टीज को एक साथ रखा, लेकिन दूसरे टेन्योर में मनमोहन सिंह ने भी अलायंस पार्टीज को एक साथ रखा और यही वजह है कि यूपीए 2 भी पूरी तरह अपनी टेन्योर को खत्म करने के बाद ही मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल को विदा कहा था। देखिए, जब सरकार बनती है और वो भी अल्पसंख्यक की सरकार बनती है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो पहलू होता है गवर्नेंस और दूसरा पहलू होता है पॉलिटिकल मैनेजमेंट। तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो डीपली इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में, जहाँ के प्रणब मुखर्जी भी थे, उनका दायित्व बनता है जैसे पार्लियामेंट को अच्छी तरह चलाना। तो फ्लोर मैनेजर जो होते हैं सरकार की तरफ से, उनका दायित्व होता है कि सरकार पार्लियामेंट कैसे चले। उसी प्रकार पॉलिटिकल आदमी जो भी होता है उनका दायित्व होता है कि आपको एडजस्टमेंट करके कैसे चले। जहाँ तक मनमोहन सिंह जी का सवाल था, उनका गवर्नेंस का सवाल था, उनका पॉलिसी का सवाल था। और जहाँ भी जो भी पार्टी को ज़रूरत पड़ती थी वो उनके पास जाते थे, वो क्लैरिफिकेशन ले लेते थे। कैबिनेट में हमारा मतलब डिस्कशन होता था, इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉर आवर मिनिस्ट्री, एंड मनमोहन सिंह जी अलाउड दैट। हमको तीस्ता का ख्याल है, बहुत मतलब डेमोक्रेटिकली बहुत झड़प हुई, क्योंकि ममता जी का एक आदेश दूसरा था और चूंकि हम ममता जी को रिप्रेजेंट करते थे, टीएमसी को रिप्रेजेंट करते थे, तो मतलब हमको पूरी फ्रीडम सबको थी कि जो भी आपका विषय हो मंत्रालय को लेकर, देश को लेकर। और एक बड़ी संकट की समय तो वो था अन्ना हजारे का आंदोलन का था। उस समय अलग अलग जो मंत्रालय में थे, अलग अलग उनके तरीके थे कि ऐसे टैकल किया जाए, वैसा टैकल किया जाए। तो और हम तो बहुत सारी सब कमिटी में थे ना, कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कमिटी ऑन सिक्योरिटी, तो बहुत करीब से उनको देखा है। और उनका एक ही था, यूनानिमस, डेमोक्रेटिकली और सबकी बात सुनना। बिल्कुल, और यही वजह है कि एक सफल कार्यकाल उन्होंने अपना 10 साल का पूरा किया और तमाम ऐसी पोजीशंस पर वो रहे, फिर चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, वो प्लानिंग कमीशन का हिस्सा रहे और इसके अलावा 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर एक सफल कार्यकाल को पूरा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मनमोहन सिंह के साथ जुड़ी यादें शेयर करने के लिए। नमस्कार। मनमोहन सिंह सरल और सहज सौम्य व्यक्ति थे। उनकी राजनीति कुशलता से विरोधियों को भी शांत करा देते थे। एक ऐसा ही किस्सा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया। उन्होंने बताया कि कैसे मनमोहन सिंह के उन्हें फोन किया और उपवास तोड़ने का आग्रह किया। दरअसल जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तभी मध्य प्रदेश में पाला की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से मदद मांगी तो कहा गया कि केंद्र सरकार पाला को प्राकृतिक आपदा नहीं मानता है, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ अनशन पर बैठ गए और इसके बाद मनमोहन सिंह ने फोन करके शिवराज सिंह चौहान का अनशन तोड़वाया था। मुख्यमंत्री के नाते मुझे उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला था। एक बार मध्य प्रदेश में पाले के कारण, फ्रॉस्ट के कारण, शीतलहर के कारण जो पाला पड़ता है उससे फसलों का व्यापक नुकसान हो गया और हमने जब भारत सरकार से किसानों की सहायता करने का आग्रह किया, फसलों को जो नुकसान हुआ था, क्षति हुई थी, उसका आकलन करके, तो हमें यह कह दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि पाला तो प्राकृतिक आपदा में आता ही नहीं है, इसलिए कोई राहत नहीं मिलेगी, राहत की राशि नहीं मिलेगी। मन बेचैन हो गया
मैं किसानों के साथ उपवास पर बैठ गया था, तब मनमोहन जी का फोन आया कि कभी आपकी हुकूमत भी आ सकती है, आप ऐसा मत कीजिए, दिल्ली बात करते हैं और समस्या है। मैंने कहा समस्या है, किसान परेशान है, तो बोले हल निकालते हैं। मैं दिल्ली आया, मनमोहन जी ने एक कमेटी बनाई, पाला प्राकृतिक आपदा है कि नहीं इसके लिए। उसमें स्वर्गीय दादा प्रणब मुखर्जी, श्री शरद पवार जी, पी चिदम्बरम जी, उनके साथ मुझे भी रखा उन्होंने उस कमेटी में। और बाद में उस कमेटी ने साइंटिफिक आकलन करके ये कहा कि पाला भी प्राकृतिक आपदा है। और उसके बाद मध्य प्रदेश को 400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मनमोहन जी ने, केंद्र सरकार ने दी थी किसानों के लिए। तो वो जो जायज बात होती थी उसको सुनते थे और समस्या होती थी तो समाधान करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को लेकर एक किस्सा योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने भी बताया। बात साल 2004 की है, जब मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तब असीम अरुण उनके बॉडीगार्ड थे, जो उनके साथ साय की तरह रहता था। असीम अरुण ने मनमोहन सिंह के मारुति 800 का जिक्र करते हुए कहा कि वो अक्सर कहा करते थे कि उनकी असली गाड़ी तो यही है, इसी पर चलने का मन करता है। जबकि पीएम के तौर पर वो BMW से भी चला करते थे। मनमोहन सिंह जी की एक ही गाड़ी, जो ओन करते थे, एक ही गाड़ी थी, संभवतः अभी भी होगी, मारुति 800 गाड़ी। और वो पीएम हाउस में जब वो आए तो उनके साथ उनका सामान भी आया, उनकी गाड़ी भी आई, वो गाड़ी वहाँ पे रहती थी। लगभग इसी समय एसपीजी ने बहुत ही अत्याधुनिक BMW की फ्लीट खरीदी, जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चढ़ने में बहुत असहज महसूस करते थे। वो प्रायः मना करते थे कि नहीं, मैं इस गाड़ी में नहीं चलूँगा, बस ही मेरे लिए एम्बेसडर लगवाओ। तो मैं और मेरे साथी उनको समझाते थे कि सर, ये आपके वैभव ऐश्वर्य के लिए गाड़ी नहीं लगाई गई है, ये हाई सिक्योरिटी व्हीकल है, इसके फीचर्स ऐसे हैं जिससे आपकी सुरक्षा हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तो मान जाते थे, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद कहते थे नहीं नहीं, ये वाली गाड़ी हटाओ, मेरे लिए एम्बेसडर लगाया करो। और साथ साथ उनकी जो मारुति थी वो भी वहीं पे खड़ी रहती थी। तो मेरे तमाम दायित्वों में एक छोटा सा दायित्व ये भी था कि उनकी वो गाड़ी साफ़ सुथरी रहे और उसको हर दूसरे तीसरे दिन एक एसपीजी का ड्राइवर चलाता था और उसको फिर वापस खड़ा कर देता था। तो मनमोहन सिंह जी के स्वभाव में मैं देखता था स्पष्ट रूप से कि वो ऐसा महसूस करते थे कि वो उस मारुति के मालिक या ड्राइवर हैं, आम आदमी हैं। जिस BMW में उनको बैठाता हूँ वो एक प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, टेम्परेरी रूप से उनके पास है। अपने आप को वो परमानेंट रूप से एक आम आदमी के रूप में देखते थे। यही उनका व्यवहार आचरण था और नीतियों में भी यही परिलक्षित होता था।